सब खैरियत तो है ना? उन दोनों ने बैक वक्त डॉक्टर से पूछा। उसकी हालत बहुत ख़राब है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी दवाओं के साथ साथ आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। खुशकिस्मती से गोलियां सीधी गर्दन में नहीं लगी, मगर खून बहुत बह चुका है। हमारे पास खून का इंतज़ाम नहीं है, जल्दी से खून का इंतज़ाम करें। डॉक्टर साहब, मेरा सारा खून निकाल कर नादर को लगा दें। बस नादर बादशाह को बचा लें, वरना हज़ारों लोग यतीम हो जाएंगे। असलम बेबसी से बोला, मैं इस तरह आपका खून नहीं निकाल सकता। खून का ग्रुप होता है, आप अपना खून टेस्ट करवाएं। अगर मैच हो गया तो फिर मैं आपका खून निकाल कर नादर को लगा दूंगा। डॉक्टर साहिब ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, हम दो जिस्म एक रूह हैं, भाई हैं दोनों, बचपन से एक साथ रहे हैं। असलम जज्बाती होते हुए बोला, मोहतरमा आप ही इन्हें समझाएं, मेरे पास वक्त नहीं है इसको समझाने का। डॉक्टर खामोश खड़ी मारवी से मुखातिब हुआ, आपको कौन सा ग्रुप चाहिए? शायद हम दोनों में से किसी का मैच कर जाए, नहीं तो फिर कहीं और से इंतज़ाम करना पड़ेगा। ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है। अच्छा आइए मेरे साथ जल्दी से। आप यहीं रुको मिस्टर। डॉक्टर असलम को वहीं रोककर मारवी को साथ लेकर चला गया। ज़रूरी चेकअप के बाद डॉक्टर ने मारवी का खून निकालना शुरू कर दिया। कालिया बहुत परेशानी के आलम में गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि अभी तक उसे किसी का फ़ोन नहीं आया था। हाथ में आया शिकार मछली की तरह हाथ से फिसल गया था। इस्तकबालिये पर बैठा हुआ शख्स ऊँघने में मसरूफ था। वो उससे नज़र बचाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जैसे ही वो गैलरी में दाखिल हुआ, सामने उसे असलम डॉक्टर से बातें करता हुआ नजर आया। साथ ही एक लड़की भी खड़ी थी। वो जल्दी से दीवार की ओट में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लग गया। जैसे जैसे वो बातें सुनता जा रहा था, उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैलती चली जा रही थी। फिर वो लड़की डॉक्टर के साथ उसकी नज़रों के सामने एक कमरे में चली गई। सारा मामला समझकर वो सर हिलाता हुआ वापस पलटा और बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठा। जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद एक सख्त आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कहाँ मर गए हो तुम लोग? मैंने शिकार को ढूंढ निकाला है, जल्दी से यहाँ आओ। फिर उसने उनको अस्पताल का एड्रेस बताया। उनका इंतज़ार करते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलकर सिगरेट पीना शुरू हो गया। कोई आध घंटे बाद वो लोग वहाँ पहुँच गए। उनके वहाँ पहुँचते ही वो बोला, नादिर और उसका साथी असलम इसी अस्पताल में है, मगर उनको कुछ नहीं कहना। उनके साथ एक लड़की है। वो लड़की जैसे अस्पताल से निकले, मौका मिलते ही उसे अगवा कर लो और सीधा बॉस के पास ले आओ। अब गलती मत करना, वरना बॉस से पहले मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। जाओ और गैर महसूस अंदाज में लड़की पर नजर रखो। उसका हुक्म सुनते ही एक बंदा गाड़ी के पास रुक गया, बाकी अंदर चले गए और कालिया वहां से सीधा छोटे पंडित के पास पहुंचा और उसे जाकर नादर के हवाले से रिपोर्ट दी। इससे पहले कि वो उसके जिंदा होने पर गुस्सा करता, उसने जल्दी से उसे अपने मंसूबे के मुतालिक बताया कि जैसे लड़की हमारे हाथ लगेगी, नादर सर के बल चलते हुए हमारे पास आएगा और फिर हम जैसे चाहेंगे उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। वक्ती तौर पर छोटा पंडित उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गया, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार भी साफ नजर आ रहे थे। जाहिर था वो जल्द से जल्द नादर की मौत चाहता था और वक्त गुजरने के साथ साथ नादर मौत के मुंह से निकलता जा रहा था। कादर, तेरी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग चुकी है। उस कमी कमीन की ये जुर्रत कि तुझे थप्पड़ मारे, और वो भी मेरी वजह से। ये थप्पड़ तेरे नहीं मेरे मुंह पर लगा है और मैं इसका बदला कुल्हाड़ी से उसके हाथ और गर्दन काट कर लूंगा। जिंदा दफन करूंगा उसे गरम रेत में। वो छोरा भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं साईं बच्चल, उनकी शाहरग में चलने वाली सांसों तक का मैं मालिक हूँ। साईं बच्चल गुस्से से गरजते हुए बोला, साईं, उस कमी की क्या जरूरत कि वो आपके सामने खड़ा हो सके? यकीनन उसके पीछे वही छोरा है जिसके साथ पीरल घूम रहा था मेले पर। कादिर बोला, तुम ऐसा करो, अब सीधी बात करो हाजरा से रिश्ते के बारे में। अगर वो नहीं माने तो फिर मैं ससी को उठवा लूंगा। सबर साईं सबर, मुझे यकीन है कि घी सीधी उंगली से निकल आएगा और हमें उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। जब तक ससी नहीं आती, मैं और छोरियों का इंतजाम करता हूँ। मुझे तो सारी ही ससी के जैसी लगती हैं। ना कादिर ना, ससी एक है बस, बाकी तो उसकी परछाई के बराबर भी नहीं। साईं, उनको एक बार देखो तो फिर बात करना, मैं उनको ले आऊंगा हवेली में। चल कादरे, भुला ले, वैसे भी कई दिन हो गए हिरनी का शिकार नहीं किया, जिसकी चीखें नहीं सुनी, सिसकियां नहीं सुनी, सब कुछ भूल सा गया है। अरे लोग क्या सोचते होंगे कि साईं बच्चल को नूरी की बद्दुआ लग गई होगी। इतने में एक नौकरानी उनके पास आई और बोली, साईं, आपको साईं सुल्ताना बेगम ने याद किया है।
और छोरी तू मेरी बात सुन, कल जब घर जाएगी ना तो चंदा, संदूरी और नीलमा के घर बोल देना, उनको हवेली बुला रहे हैं साईं, हवेली में कुछ काम है, पैसे भी मिलेंगे और ये ले पैसे अपने पास रख, बाकी तो खुद उनको राजी कर लेना। कादर नौकरानी को मूंछों पर हाथ फेरते हुए कुछ पैसे जेब से निकाल कर देते हुए बोला। वो लड़की कनखियों से कादर से पैसे लेकर मुस्कुराते हुए चली गई। लड़के के जाते ही बचल राजदाना अंदाज में कादर की तरफ झुककर बोला, सुल्ताना बेगम रानी बेटी की शादी के लिए मुझ पर जोर डाल रही है। अगर मैंने रानी की शादी कर दी तो जमीन का बंटवारा हो जाएगा और मेरी शान और शौकत जो मेरे बुजुर्गों से चली आ रही है खत्म हो जाएगी। कादरे, मैं सोच रहा हूँ कि रानी की शादी कुरान से कर दूं। इस तरह रानी का वजन भी मुझसे उतर जाएगा और जमीन का बंटवारा भी नहीं होगा। क्या कहते हो तुम? साईं, बहुत अच्छा सोचा है। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, बल्कि 3 शिकार। तीसरा कौन सा? साईं बच्चल ने पूछा। दिलावर साईं, जो आपकी जमीन पर कब्जा करने का सोच रहा है, इसीलिए तो बार बार शादी की तारीख लेने आ रहा है। शायद सुल्ताना बेगम उसी का कोई पैगाम आप तक पहुंचाना चाहती है, वरना तो उन्होंने आपको कभी याद नहीं किया। ठीक है, मैं सुल्ताना से मिल लूं, मगर अपने दिल की बात मैं दिलावर से मिलने के बाद करूंगा। तुम आने वाले दिनों तक शिकार का इंतजाम करो, मैं सुल्ताना से मिल लूं। फिर साईं बच्चल उठकर हवेली के अंदर जनान खाने की तरफ आ गया, जहां कमरे में सुल्ताना बेगम उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है जो मुझे बुलवाया है? कई बार कहा है कि मुझे इस वक्त बहुत काम होता है, लोगों के मसले निपटाने होते हैं, बेचारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। बचल दुरुस्त लहजे में बोला, माफ करना साईं, वो दिलावर साईं का फोन था। उसका पैगाम था कि वो कल अपनी बेगम के साथ आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आने दो, पहले भी तो आते जाते हैं। अब साईं बचल उन लोगों के लिए क्या दरवाजे पर फूल लेकर गुलपाशी करेगा? साईं गुस्सा न करें, मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो रानी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। वैसे आपने क्या फैसला किया है? सुल्ताना बेगम, मेरा जो फैसला है वो कल मैं तुम सब लोगों को सुनाऊंगा। रानी मेरी इकलौती बेटी है, उसके लिए अच्छा फैसला करूंगा। अब तुम फिक्र करना छोड़ दो, मैं उसका बाप हूँ आखिर। फिर वो कमरे से निकल आया। उसके पीछे सुल्ताना बेगम सोचकर दिल ही दिल में हलकान हो रही थी कि अल्लाह जाने इस बंदे ने अपने दिल में कौन सा फैसला किया हुआ है। चंद, ओ चंद, उठ जा बच्चे, देख कौन आया है। अब्बा साईं, मैं तो कब का उठ गया हूँ, बस वैसे ही कमर सीधी करने को लेटा हुआ था। कल रात बहादुर ने मेरा जोड़ जोड़ हिला दिया था। जैसे वो चारपाई से उठा तो उसकी सीधी नजर पीरल पर पड़ी तो वो बेख्तियार बोल पड़ा, अदा पीरल, तुम और यहाँ खैरियत तो है? वो उसे गले लगाते हुए बोला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। हाँ अदा चंद, खैरियत है, आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। कर्ज का नाम सुनकर वाहिद बख्श भी पीरल को देखने लग गया, जो अब चारपाई पर बैठ चुका था। चंद की माँ, घर मेहमान आया है, लस्सी तो ले आ जल्दी से, बेचारे का मुंह सूख गया है गर्मी में पैदल चल चल कर। अदा पीरल, ये बता कौन सा कर्ज चुकाने आया है? अदा चंद, नाराज ना होना, माँ का हुक्म है। उसको जब सस्सी ने बताया कि मेले पर सारा खर्च तुमने किया है तो वो नाराज हो गई और मुझे हुक्म सादर कर दिया कि सुबह जाकर वो पैसे तुम्हें लौटाऊं। ये लो अपनी अमानत। पीरल ने कुछ मुड़े तुड़े नोट जेब से निकालकर सीधे करते हुए चंद की तरफ बढ़ाए। इससे पहले कि चंद वो नोट लेता, उसकी माँ की जोरदार आवाज आई, रुक जा चंद, कल तू वहाँ मेहमान था, उसने तुम्हारे साथ भलाई की और उस भलाई का फल पाया। आज ये हमारा मेहमान है, हम उसके किए एहसान का बदला और चुकाएंगे। बेटा पीरल, अगर तुम हम पर ये नेकी ना करता तो हम लोग सारा साल एक एक दाना खाने को तरसते रहते। मुझे रात चंद ने सब कुछ बता दिया है, हम तो खुद वहाँ आने वाले थे। तू फिक्र ना कर बेटा, मैं समझाऊंगी तेरी माँ को। तू ये खाना खा और लस्सी पी, फिर दोपहर यहीं गुजार और सूरज ढलते ही घर चले जाना। नहीं माँ जी, मुझे बहुत जल्द यहाँ से जाना होगा, मैं ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकता। पीरल एकदम खाने की तरफ अपने बढ़ते हुए हाथ रोक कर खड़ा हो गया। हाय अल्लाह, ऐसी भी क्या मजबूरी है जो सामने पड़े नसीब से मुंह फेर लिया है। पीरल, क्या बात है? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, तुम हमारे मोहसिन हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार कोई और कहानी सुना रही हैं। अगर पैसे चाहिए तो बताओ, अभी ला कर देता हूँ। नहीं नहीं अदा चंद, परेशानी पैसों की नहीं है, परेशानी सस्सी बहन की है। सस्सी का नाम सुनकर चंद भी मुतजस्सिस हो गया। पहेलियां मत बुझाओ अदा, खुल के बात करो। सस्सी को क्या हुआ है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सस्सी ठीक है अभी भी,
मगर कल मेले में साईं बच्चल के मुंशी कादरे ने मुझसे सस्सी का हाथ मांगा तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। वो उस बेइज्जती पर चुप नहीं बैठेगा, बच्चल को भड़काएगा। बच्चल वो बिच्छू है जो मुंह से भी काटता है और पीछे से भी डंग मारता है। मुझे डर है वो सस्सी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चंद पहले भी पानी के कुएं पर कादिर को देख चुका था, जिसे सस्सी ने जलील करके भेजा था। मतलब साईं बच्चल हाथ धोकर सस्सी के पीछे पड़ गया था। तो पुत्र, सस्सी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढ के उसका जल्दी से ब्याह कर दो। चंद के बाप वाहिद बख्श ने मशवरा दिया। बाबा, कैसे इतनी जल्दी कोई लड़का ढूंढे, और जब लड़के वालों को मालूम होगा कि साईं बच्चल सस्सी के पीछे है तो कौन उससे शादी के लिए राजी होगा। और खुश्क साली में पेट भरकर खाना नसीब नहीं हो रहा, शादी का खर्च कैसे उठाएंगे। पीरल पुत्र, रस्म के मुताबिक तो मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारे आगे सस्सी के लिए झोली फैलाती हूँ। तुम चंद के लिए मुझे सस्सी दे दो। अरे फातिमा, क्या कह रही हो? जानती हो बच्चल को आग लगा देगा तेरे घर को। वाहिद बख्श बोला। तुम चुप रहो चंद के अब्बा। बोल पीरल पुत्र, तू क्या कहता है? मेरी झोली खाली ना मोड़। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? तपते हुए सहरा में आप एक सायादार शजर बनकर आई हैं हमारे लिए। मुझे ये रिश्ता कबूल है, मगर आपको आज ही मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और बाकी बातें मेरी माँ हाजरा से करनी होंगी। ठीक है पुत्र, आज ही बचलपुर चलते हैं। तू अब आराम से बैठकर खाना खा, आराम कर और सारी फिक्रों से आज़ाद हो जा। अब हम जाने, ससी जाने और बच्चल जाने। चंद पानी उठा और अद्दे के हाथ धुला। गरम गरम पराठे ठंडे हो रहे हैं। चंद ने पानी का जाग उठाकर पीरल के हाथ धुलाने शुरू कर दिए और अंदर ही अंदर खुशी से फूला जा रहा था कि किस्मत ने कैसे ससी को उसकी झोली में डाल दिया था। मारवी जब डॉक्टर के साथ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुई तो नादिर बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए आंखें बंद किए हुए बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफी सारी नर्सेज और डॉक्टर्स खड़े थे। कल रात को ही तो वो कैसे रोब के साथ उसके सामने बैठा था। ये रोब उस पर जचता भी था। उससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना वो उसे जानती थी, मगर जिस तरह वो उसकी जिंदगी में एक हीरो की तरह आया था, पहली नजर में वो उस पर अपना दिल हार बैठी थी। हालांकि एक लड़की को गुंडा टाइप शख्स से खौफ आना चाहिए था। डॉक्टर ने उसे नादिर के साथ वाले बेड पर लेटा दिया। एक नर्स ने आकर उसकी कलाई पकड़ी और खून निकालने के लिए सुई चुभो दी। डॉक्टर साहब, एक बात कहना भूल गई, मेरा ताल्लुक एक हिंदू घराने से है और ये मुसलमान है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने इस्तफसार किया। खून सबका एक होता है सुर्ख, और मुझे माफ करना, खून का कोई मजहब नहीं होता। हम सब इंसानियत के बंधन में बंधे इंसान हैं। जानवरों को भी तो अपनी जिन्स से प्यार होता है, तो क्या हम इंसान अब जानवरों से भी गए गुजरे हैं? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना मुझे नाना पाटेकर के डायलॉग बोलना पड़ेंगे। खून खून होता है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, उसका रंग सुर्ख होता है। यूं ही बातों बातों में उसे पता न चला और बोतल खून निकालकर नादिर को चढ़ा दिया गया। वो सोच रही थी कि अगर नादिर को होश आया तो पता नहीं वो क्या कहेगा। खून देने के बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने का मशवरा दिया और वो असलम को तसल्ली देकर बाहर अपनी गाड़ी में आ गई। सुबह हो रही थी, सड़क पर अभी रश कम था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गई, इस बात से बेखबर कि एक कार मुसलसल उसका पीछा कर रही है। फिर उस कार ने उसे क्रॉस किया और ठीक मोड़ काटते हुए उसके सामने आकर रुक गई। अगर उसने जल्दी से ब्रेक ना लगाई होती तो एक्सीडेंट हो जाता। इससे पहले कि वो कुछ समझती, 4 लोग मुंह पर काले रंग के नकाब चढ़ाए और नीचे उतरे और तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह उसे घेर लिया। वो चिल्लाई, कौन हो तुम? मगर दूसरी तरफ से एक शख्स ने हाथ में पकड़ा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। जैसे उसने नाक के जरिए सांस ली, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो हवाओं में तहलील होती जा रही है। उसकी गर्दन पल भर में एक तरफ को ढलक चुकी थी। उनमें से एक शख्स ने उसे खींचकर बाहर निकाला और कंधे पर उठाकर अपनी गाड़ी में डाला। फिर गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ वहां से रवाना हो गई। उनमें से एक और शख्स ने मोबाइल निकालकर कालिया को इतला दी कि काम हो गया है, वो आधे घंटे बाद अड्डे पर पहुंच जाएंगे। सूरज की तपश कम होते ही चंद ने बैलगाड़ी तैयार की और पीरल को लेकर अपने वालिदैन के साथ बचलपुर रवाना हो गया। वो उड़कर वहां पहुंचना चाहता था, मगर बैल अपनी रफ्तार से गाड़ी को खींचते हुए जा रहे थे। करीब करीब शाम के वक्त वो बचलपुर पहुंच गए। हाजरा और गुलाम रसूल बच्चल के साथ चंद और उसके माँ बाप को देखकर हैरान हो गए। वो सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, मगर जब पीरल ने उनका तारुफ करवाया तो वो सब गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ मिले। फातिमा ससी की झलक देखने को बेचैन थी, जो थोड़ी देर के बाद उनके लिए पानी भरकर लाई और सबको पिलाना शुरू कर दिया।
سسی کو دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوئی. وہ بلا کی حد تک خوبصورت تھی. ساتھ ہی اس کا سگڑ پن رکھ رکھاؤ فاطمہ کو بہت پسند آیا. ہاجرہ نے مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی سسی کو کھانا پکانے کا اشارہ کیا. سسی اٹھ کر کھانا پکانے لگ گئی. اتنے میں ان کے دروازے پر سائیں بچل کی پجارو آ کر رکی. اس میں سے قادر نمودار ہوا. وہ بنا اجازت مانگے گھر کے اندر بڑی رعونت سے داخل ہوا، مگر جیسے اس کی نظر چند پر پڑی وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، چھورے تم اور یہاں؟